हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंदर सिंह और आज से हम अपनी क्लास 12 की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले यूनिट हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस वर्ड को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर हम चार्ज एट रेस्ट यानी जब चार्ज रुका हुआ हो उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज जब रुका हुआ हो तब के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस जो यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि हम चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आज के लेक्चर के अंदर रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करनी रहती है, जिनमें से ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के अंदर ही हमें पढ़ने। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके अंदर हम आज का जो लेक्चर है वो बेसिक रखने वाला है, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमें चार्ज के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, हम किस बेसिस पर कहते हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ये हम किस बेसिस पर बोलते हैं। तो हम चार्ज का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। टोटल 8 या 9 प्रॉपर्टी होती है जो कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आराम से पढ़ने वाले हैं। एकदम डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हम देखने वाले हैं चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। अगर कोई बॉडी हो जिसे कि हमें चार्ज करना है तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू या फिर जिसके द्वारा हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। हमें चार्ज के बारे में डिटेल में स्टडी करनी होती है। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चार्ज की हम डेफिनेशन यहां पर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहले मैं चार्ज की डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, सर इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है फंडामेंटल या फिर बेसिक, फंडामेंटल या फिर बेसिक। सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। मैटर लिख दो या फिर कोई भी बॉडी लिख दो। मैटर वर्ड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसके पास अपना खुद का कोई मास हो। सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी, यानी जिसकी वजह से वो बॉडी प्रोड्यूसेस, यानी प्रोड्यूस करती है, या फिर एक्सपीरियंसेस, यानी एक्सपीरियंस करती है, अपने ऊपर महसूस करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वो किसी भी बॉडी की या फिर किसी भी मैटर की
एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि ये कोई मेरे पास चीज है जो कि 5 किलो की है या फिर 500 ग्राम की है, तो 500 ग्राम क्या उसका मास है? हाँ सर। मास हर एक चीज के पास होगा? हाँ सर। मतलब वो तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी? हाँ जी सर होगी। उसी तरीके से चार्ज भी हर एक बॉडी की, हर एक चीज की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो बॉडी क्या कर सकती है, अपने ऊपर या तो कोई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर ले, एक्सपीरियंस कर ले, महसूस कर ले, या फिर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे। तो चार्ज किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी या तो अपने ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर ले, या फिर किसी दूसरे बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपको चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई? हाँ जी सर आगे। बट सर वो फील नहीं आई, वो मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा? ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये चार्ज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको चार्ज का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसके लिए आपको देखना होता है चार्ज का कॉन्सेप्ट, कि चार्ज की ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक्चुअल फील में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के दिलाने वाला हूं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कि चार्ज का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया कहां से इस दुनिया के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अभी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए पहले आप मेरे को, हम बोलते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? सर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अच्छा, अब वो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? सर वो एटम से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर हर एक बॉडी बनती है। तो क्या आप ये चीज मानते हो कि सबसे बेसिक जो चीज है वो क्या है? एटम है। हाँ जी सर मानते हैं। तो हम यहाँ पर एक एटम बनाते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझने के लिए। यहाँ पर हम एक एटम बना रहे हैं। ये मैंने एक एटम बनाया, ये एटम के अंदर इसका न्यूक्लियस है। ठीक है सर, ये एटम के अंदर इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर इसका मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज रहता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने प्लस इतनी देर बना दिया था। तो ये क्या है सर? इसका न्यूक्लियस है। नॉर्मली इसका नाम लिखकर मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये क्या आपको शेल दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर शेल दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो अपने पास एटम होता है, इसके अंदर टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपको पता होगा, छोटे क्लासेस के अंदर आपने पढ़े होंगे। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम ई और ऊपर ये नेगेटिव से शो करते हैं। इसके अलावा एक सर प्रोटॉन होता है, और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन एन होता है, जिसको आप कैपिटल एन से भी शो कर सकते हो। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर। हाँ जी सर, कहां पर होते हैं? एक बार लोकेशन बताना। तो इनका घर कहां पर होता है? सर ये जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, और न्यूट्रॉन भी सर न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन बताओ कहां पर होता है? इलेक्ट्रॉन सर बाहर घूमता रहता है, इसका कोई घर नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेल के अंदर घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास अपना क्या है सर? एक घर है। ओके, अब किसी भी एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जो कि मैं इस तरह से डैश डैश से शो कर रहा हूं। ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स है इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में काम करते हैं। किस किस के बीच में सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं। कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स होता है, ये हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होता है, बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा कूलम फोर्स। तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एटम में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम को पार करके चला जाता। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हमें ये जो एटम है इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमें इस एटम में से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल देना है। चलो हमने इसको रिमूव कर लिया इस तरह से। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर? सर ये जो बॉन्ड है, हमें इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है या फिर ये जो फोर्स है, इसको हमें तोड़ना होगा। इसके फोर्स को हमें तोड़ना होगा, वरना हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक फोर्स से बंधे हुए हैं। अगर हमने फोर्स तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या कुछ ऐसा होगा? हाँ जी सर ऐसा होगा। तो हमें इस बॉन्ड को या फिर इस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी हमें इस तरह से देनी होगी। इस फोर्स को या फिर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर?
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसको जो एनर्जी दोगे वो क्या आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, हमें उस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इससे लेना देना है कि हमने एनर्जी दी तो क्या इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड टूट गया। हाँ सर, बॉन्ड टूट गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर कहीं आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ठीक है सर, मतलब क्या ये जो एटम है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी सर, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है इस एटम के अंदर। क्या आपको इतनी बात समझ आई। हाँ जी सर, समझ में आया। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मुझे इस एटम के अंदर अब कोई इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, मुझे इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। अभी मैंने क्या किया, ये जो अपना एटम है इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। हाँ जी सर, अब मैं बोलता हूँ अपने पास नॉर्मल एक एटम है जिसमें से हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रखा, हमें इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कैसे करते हैं ऐड, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने सुना होगा। कोई भी एटम अपने पास खाली पड़ा है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तब जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुना होगा। हाँ सर, तो उसकी मदद से हम क्या कर देंगे, ये जो एटम है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अगर हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसके हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ वी एड इलेक्ट्रॉन टू एटम तो क्या हो जाती है सर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। हाँ जी सर, और इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, डेफिशिएंसी बोलते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी अगर हमने किसी भी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम के अंदर जनरली एकदम स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है सर, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एकदम स्टार्टिंग सिचुएशन के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों आपस में क्या है सर, बैलेंस्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं और हम बोलते हैं कि जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन हमने किसी ना किसी कारण से ये जो एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पहले से थे, हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आयनाइजेशन एनर्जी देकर, तो क्या ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। हाँ जी सर, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हाँ सर, तो हम बोलते हैं कि वो एटम क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। कैसे सर, मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूं। हमने बोला कि कोई एटम है जो कि स्टार्टिंग के अंदर, हमने बोला कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ सर, होते हैं। और हमने बोला एकदम स्टार्टिंग सिचुएशन के अंदर जब अपने पास एक नॉर्मल, एक अच्छा सा प्यारा सा अपने पास जो एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी सर, होते हैं। यानी प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मतलब हमने उसको क्या बोला, एक न्यूट्रल एटम बोला। हाँ सर, अब हमने किसी ना किसी कारण से हमको उस एटम को देखकर ऐसा लगा कि यार मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्यों ना निकाल लूं, तो क्या होगा, हमको ये सूझा कि क्यों ना हम एक काम करके देखते हैं कि हम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। हाँ जी सर, निकाला। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं बचे। हाँ जी सर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। कैसे सर, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही पड़े थे बट इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। हाँ सर, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटॉन अपने पास है ये ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, और जब प्रोटॉन ज्यादा हुए इलेक्ट्रॉन कम हुए, मतलब वो जो अपना एटम है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो से। हाँ सर, अब इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हुए, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ गया। हाँ जी सर, बढ़ गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और हम दूसरी सिचुएशन क्या ले सकते हैं सर, दूसरी सिचुएशन हम ये ले सकते हैं कि इनिशियल सिचुएशन के अंदर अपने पास जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है। हाँ सर, दोनों एकदम बराबर है जब एटम क्या है सर, न्यूट्रल है। अब मैंने बोला कि मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं, मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अब सर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मतलब क्या, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हुए। कैसे सर, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही पड़े थे। हाँ सर, हमने इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा ऐड कर दिया, इनिशियली दोनों बराबर थे, है ना, इनिशियली दोनों बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब मैंने प्रोटॉन को तो उतना ही रखा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी सर, हो चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मतलब थोड़ा और नेगेटिव चार्ज बढ़ा। हाँ सर, और पॉजिटिव तो उतना का उतना पड़ा है, हमने कोई प्रोटॉन ऐड नहीं किया। हाँ जी सर, कुछ नहीं किया, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो हम उस एटम को क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बोल देते हैं।
तो यहां तक की बात का क्या आपको सार समझ में आया कि मैंने आपको यह बात बोली कि अगर किसी एटम के अंदर जब वो न्यूट्रल पड़ा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर आपको बोला जाता है कि वो एटम न्यूट्रल है तो समझ जाओ कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितने प्रोटॉन है उतना ही उसके अंदर क्या है, जितने प्रोटॉन है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब जो एटम है वो न्यूट्रल होता है उसके अंदर प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में? हाँ जी सर। अब मैंने आपको ये बात बोली कि अगर मैंने उस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन? हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। हाँ सर। तो वो जो एटम अपने पास पहले न्यूट्रल था उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो क्या वो जो एटम अपने पास है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया? हाँ सर, हो गया। अब मैंने बोला मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले हैं उसमें से। तो पहले प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन थे, हाँ जी सर थे। अब मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, हाँ जी सर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। तो क्या अपने पास नेगेटिव चार्ज कम हुआ? हाँ जी सर। जब नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, हाँ जी सर। तो हम उस एटम को क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो क्या है? वो क्या है? उसके अंदर चार्ज बैलेंस है वो न्यूट्रल है, या फिर अनचार्ज बोल सकते हैं आप उसको। और अगर अपने पास कोई एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज एटम बोलते हैं। अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है? कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलते हैं। क्या आपको ये तीनों बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में। यहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है। अगर हम किसी भी बॉडी को बोलते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपने पास कम है उसके अंदर। ठीक है। अगर हम बोलते हैं कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोलते हैं कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा है। क्या आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कहां से आया है? यहां से आया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक नोट करके एक पॉइंट भी लिखवाता हूं। नोट करके एक पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं। ये एटम यहां से मिटा देता हूं, जो कि आपको अपने नोट्स के अंदर पक्का लिखना है। नोट लगाओ, नोट लगाओ। 100 रुपए का नोट। 100 रुपए का नोट ये है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज या फिर लोएस्ट चार्ज which can exist on any body is charge of 1 electron. The smallest charge, नोट लगाओ, सबसे छोटा चार्ज यानी स्मॉलेस्ट चार्ज, चार्ज which can या may exist या फिर appear या फिर exist ही आप लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, exist on a body is charge of an electron. और एक चार्ज का जो और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको जनरली फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है। फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है, यानी दूसरे जो चार्ज है वो इसी चार्ज से मिलकर बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो सबसे छोटा से छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बाकी जो चार्ज होते हैं वो इसी से मिलकर बनते हैं, यानी कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी से मिलकर बनते हैं। क्या आपको ये नोट समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। अब हम देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, चार्ज के कुछ सिंबल और देख लेते हैं बेसिक, कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्या यूनिट होती है, चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? हाँ जी सर, बस मेरा ये पर्पस था, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन अलग से बताई थी और कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अलग से बताया था, वरना दोनों चीजें साथ में बताता तो मिक्स हो जाती और जनरली तो एक ही बताकर छोड़ दी जाती है। तो मैंने दोनों चीजें इसीलिए समझाई कि आपको समझ में आए। सिंबल, सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ज लिखता हूँ, ये चार्ज के अंदर एक काम करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश लिखेंगे यार। नोट्स भी अपने ना स्टाइलिश बनाया करो, नोट्स जितने अच्छे होंगे ना पढ़ने का उतना ज्यादा मन करेगा, उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो सिंबल ऑफ चार्ज, इसको आप क्यू से शो करते हो, चाहे कैपिटल क्यू लिखो या फिर स्मॉल क्यू लिख दो। चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, ओके सर। और चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट हम बात करेंगे सबसे पहले एसआई यूनिट के बारे में। चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम, एसआई यूनिट चार्ज की क्या है सर? कूलम है। अब ये एसआई यूनिट तो सबसे मेन यूनिट होगी चार्ज की, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी यूनिट भी होती है, जैसे एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर क्या है? कूलम। एक होता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, उसके अंदर जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम, यानी कूलम से छोटी यूनिट।
जिसको हम ESU से लिखते हैं, ESU इस तरह से। और अगर मैं आपको दोनों के बीच का एक रिलेशन बताऊं तो एक कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁹ ESU। ये एक कूलम और ESU के बीच का रिलेशन होता है जो कि आपको याद रखना होगा। इसके अलावा क्या आपको एक छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q = IT, यानी कि जो चार्ज होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, या फिर आपने इस तरह से ये फॉर्मूला देखा होगा कि जो अपने पास करंट होता है वो होता है चार्ज बाय टाइम। अगर आपने नहीं देखा है छोटे क्लासेस के अंदर तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जरूर देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है इसका ये फॉर्मूला देखा होगा कि चार्ज बाय टाइम होता है ना। अगर आप इस टाइम को करंट की तरफ भेज दो तो क्या आपको चार्ज का फॉर्मूला Q = IT मिल जाएगा? हाँ सर। करंट की यूनिट क्या होती है सर? एम्पियर होती है, क्या आपको पता है? हाँ जी सर। टाइम की यूनिट क्या सर? सेकंड होती है। हाँ सर। तो क्या आप इससे चार्ज की एक और यूनिट बना सकते हो? एम्पियर सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। हाँ जी सर, बना ली। और ये जो यूनिट है इसकी मदद से आप चार्ज के डायमेंशन भी बना सकते हो, चार्ज की आप एक डायमेंशन भी बना सकते हो। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पता तो है ना? नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 6 लेक्चर के अंदर मैंने आपको कवर करा रखा है, और अगर आपने वो देख लिया तो उसके बाद आपका उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितने मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स आ जाए। हाँ, डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे चार्ज की? चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए आप इसकी यूनिट को ध्यान से देखो, ये वाली यूनिट को, एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर का सिंबल क्या होता है सर? ए होता है। साथ में कुछ भी है एम्पियर का स्क्वायर या फिर कुछ भी नहीं है सर तो आप A⁴ लिख दो। सेकंड तो टाइम होता है, इसके लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं सर? टी लिखते हैं। साथ में आपको क्या कोई पावर दिख रही है? नहीं दिख रही सर, तो आप T⁴ लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। यानी A⁴ T⁴ डायमेंशन होता है किसका? चार्ज का। क्या आपको चार्ज के बारे में सारी बेसिक बातें पता चली? हाँ जी सर, पता चल गई। इसके अलावा एक और चीज होती है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होती, नॉर्मल स्केलर चीजों की तरह ऐड होती है। जैसे हम नंबर, अगर हमको कोई बोले कि आपको 5 कूलम और 7 कूलम ये जो दो चार्ज ऐड करने, जैसे हम 5 और 7 नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं उसी तरीके से हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं कि 5 कूलम और 7 कूलम मिलाकर 12 कूलम होता है अपने पास आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? चार्ज से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें? हाँ जी सर, समझ में आ गई। बस अभी हमको क्या करना है, अभी हमको चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है। हमने चार्ज का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया है। क्या आपको इतने टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या? सब कुछ समझ में आया? हाँ जी सर, सब कुछ समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज। अब यहां से एक्सट्रीम लेवल की थ्योरी आएगी, तो आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है। हर एक बात जो मैं बोलूँ उनको ध्यान से सुनना है। अपने नोट्स के अंदर ये नोट्स भी लिखने हैं। सिर्फ फोटोज या फिर स्क्रीनशॉट लेकर काम मत चलाना, अपने खुद के नोट्स बनाना, वही आपको मेन काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखना। टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टी मैं लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, मैंने चार्ज की जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर एक चीज बताना भूल गया था कि जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। चार्ज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव कब होंगे? जब सर उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे देन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज नेगेटिव कब होगा? जब उसके अंदर प्रोटॉन से ज्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सर। जो पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है सर? नेगेटिव चार्ज। ये अपने पास 2 टाइप के होते हैं क्या? चार्ज। और हम किसी बॉडी को न्यूट्रल कब बोलते हैं? जब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, पता है हमको ये बात। अब इसके अलावा मैंने आपको ये जो चार्ज 2 टाइप के बारे में बताया, ये चीज मैं आपको इसके अंदर एक और चीज ऐड कर। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, इनमें से ये जो चार्ज अगर आपके पास प्लस है, इसके साथ अगर कोई दूसरा प्लस चार्ज होगा, यानी जो 2 चार्ज है, एक का प्लस और दूसरा प्लस, उनको हम दोनों एक दूसरे के पास रख देंगे उन दोनों को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे सर? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कोई भी 2 चार्ज जो कि एक जैसे हैं, सिमिलर है, उनको अगर हमने पास में रख दिया तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जैसे हमने प्लस प्लस को पास में रखा, सेम चार्ज को, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। अगर हमने माइनस माइनस को रखा तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर हमने ऑपोजिट चार्ज प्लस और माइनस को एक साथ रख दिया, एक दूसरे के पास रख दिया, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आपको पता चला कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव जो कि सिमिलर चार्ज है, सिमिलर लिख देता हूं, सिमिलर,
वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर, रिपेल करते हैं, और जो डिसिमिलर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या आपको चार्ज की ये बात पता चली? हाँ सर। और यही चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से प्रॉपर्टी नंबर 1 है। चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो, और नेगेटिव चार्ज वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से क्या हो सर, ज्यादा हो। जो सिमिलर चार्ज अपने पास होंगे उनको अगर हम एक दूसरे के पास में रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे सर, रिपेल करेंगे, और अगर हम डिसिमिलर चार्ज को एक दूसरे के पास में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज की प्रॉपर्टी नंबर 1 है। क्या आपने ये चीज अपने नोट्स के अंदर लिखी? हाँ जी सर, लिख ली। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। इसको मिटाता हूं मैं और हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप लिखो अपने नोट्स के अंदर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मैं भी यहां पर लिख देता हूं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। सर कैसे ट्रांसफर किया जाता है? हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर हम उन दोनों बॉडी को आपस में एक दूसरे के पास चिपकाएंगे या फिर हम उनको रब करेंगे, कोई भी तरीका आप ले लो, ठीक, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी जो दो बॉडी है उनमें से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, जिस बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के अंदर मान लो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर किसी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वहां से दूसरे बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाए तो हम बोलते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज चला गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। क्या बात बोली मैंने? अगर आपको समझ में नहीं है एक बार फिर से बोल देता हूं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो चार्ज है ये ट्रांसफरेबल है, हम किसी एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी के बीच में हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। जैसे मान लो अपने पास कोई एक बॉडी है, उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो हमने जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, तो वो दूसरी बॉडी है उसके अंदर चार्ज चला गया, चार्ज का ट्रांसफर हो गया। और जो अपने पास पहली बॉडी थी जिसके अंदर ज्यादा चार्ज था, ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसके अंदर थोड़ा कम हो गया चार्ज। तो क्या चार्ज एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हुआ? हाँ सर, हो गया। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मतलब जो चार्ज होता है वो मास के साथ में एसोसिएटेड होता है, उसके साथ में जुड़ा होता है। चार्ज मास के साथ में एसोसिएटेड होता है, उसके साथ में जुड़ा होता है। यानी कोई भी बॉडी है जिसके पास चार्ज है उसके पास मास तो होकर रहेगा। एनी बॉडी विच हैज चार्ज दैट विल श्योरली हैव मास, बट इसका वाइस एंड वर्सा जरूरी नहीं है। मतलब सर कोई भी बॉडी है जिसके पास चार्ज है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, लेकिन कोई बॉडी जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो जरूर नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, लिखता हूं मैं ये बात। इफ एनी बॉडी has charge that will surely have mass also, but if any body have mass then it is not necessary that the body will have charge also। यानी कि अगर कोई बॉडी जिसके पास चार्ज है उसके पास तो गारंटी है कि मास होकर रहेगा, लेकिन जरूर नहीं कि किसी बॉडी के पास अगर मास हो तो उसके पास चार्ज भी होकर रहेगा।
उसका उल्टा जरूरी नहीं है। अगर चार्ज है तो मास तो होगा, लेकिन मास है तो चार्ज हो वो जरूरी नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। मतलब जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तेरा नहीं है, बस उसी तरीके से समझ लो। जिस बॉडी के पास चार्ज है उसके पास मास तो होकर रहेगा, लेकिन जिसके पास सिर्फ मास है उसके पास चार्ज हो वो जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब हम बात करते हैं आगे की प्रॉपर्टी की, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आपने भी प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही तुरंत आपके मुंह से भी निकला होगा अगर आप एक प्रॉपर स्टूडेंट हो, या फिर आपने कहीं पर भी पढ़ी है चार्ज की प्रॉपर्टी कि अच्छा चार्ज की प्रॉपर्टी तो वो सब होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, है ना। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है कि जो चार्ज है किसी बॉडी पर, दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड, यानी कि जो बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, नोर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही फिनिश किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि चार्ज है जिसको ना तो बनाया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन नीदर be created nor be destroyed it can only be transferred from one body टू अनदर। यहीं पर आप नोट डालकर एक बात और लिखो, इस बार 200 रुपए का नोट, और 200 रुपए का नोट क्योंकि थोड़ा स्पेशल है तो इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी अगर कोई सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, एकदम अलग थलग पड़ा है, तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उतना ही बना रहता है। चाहे वो जो चाहे उस सिस्टम के अंदर जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल चार्ज होंगे, वो भले ही चेंज हो सकते हैं, बट उन सारों को मिलाकर जो टोटल चार्ज होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड। अब सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट समझाने के लिए एक काम करता हूं। मैंने मान लो ये एक पूरा सिस्टम लिया जिसके अंदर मान लो अपने पास 3 चार्ज है, एक तो है 1 कूलम, एक है मेरे पास मान लो 4 कूलम, और एक है मान लो मेरे पास 6 कूलम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम है इसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ चेंज किया। सिस्टम यही है, आइसोलेटेड पड़ा है, मैंने इसको मान लो किसी भी तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया, तो इसके अंदर ये जो इंडिविजुअल चार्ज है ये मान लो चेंज हो गए। ये बन गया मान लो 2 कूलम, एक बन गया मान लो 3 कूलम, एक बन गया मान लो 2 कूलम और बन गया ये 4 वाला भी, और एक बन गया आप मान लो 1 4 5 और 6 11, तो ये बन गया मान लो 7 कूलम। इस तरह से तो हर एक चार्ज देख लो चेंज हो चुके हैं। हाँ जी सर चेंज हो चुके हैं सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने पर, बट सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, तो इसका टोटल चार्ज सेम रहेगा। मतलब सर कैसे? 1 और 4 5 और 6 11, टोटल चार्ज कितना है सर इस सिस्टम के अंदर? टोटल चार्ज इस सिस्टम का है सर 11 कूलम। टोटल चार्ज 11 कूलम है। हाँ सर। सिस्टम क्या था सर? कांस्टेंट आइसोलेटेड था। हाँ सर। तो इसके अंदर जो अपने पास टोटल चार्ज है क्या वो कांस्टेंट रहना चाहिए? हाँ जी सर। मतलब हमने सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज कर दिया, बट सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, तो इन तीनों को मिलाकर भी टोटल चार्ज अभी भी 11 कूलम आना चाहिए। और ये चीज आप देख सकते हो, 7 कूलम और 2 9 कूलम और 2 ये 11 कूलम। तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज तो चेंज हो चुका है इसके अंदर, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है, क्योंकि सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर। क्या आपको चार्ज का कंजर्वेशन समझ में आया कि जो चार्ज है वो ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बस चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर। फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 हमने समझ लिया, एकदम डिटेल के अंदर हर एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम डिटेल के अंदर। हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको डिटेल के अंदर फिजिक्स की फील लेनी है।
ताकि नीट के अंदर अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है तो वो भी हमसे छूटे ना। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो वेरी नहीं करता। ये पॉइंट ऐसा हमसे बोलता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये बात, ये पॉइंट हमसे कहता है। अब सर चार्ज इनवेरिएंट मतलब, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी वेरी नहीं करता। अब सर कैसे वेरी नहीं कर सकता, किस सिचुएशन के अंदर वेरी नहीं करता, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास मान लो कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। मान लो वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। ये मान लो अपने पास एक बॉडी ए है जिसके ऊपर चार्ज मान लो ये इस तरह से प्लस क्यू है, ठीक है। अगर ये बॉडी मान लो रेस्ट में है, ठीक है, अगर ये बॉडी मान लो रेस्ट में है, और अगर मैंने थोड़ी देर बाद इसी बॉडी ए को मैंने मूवमेंट दे दी वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी v के साथ मोशन मान लो ये कर रही है, तो भी इसके ऊपर चार्ज यही प्लस क्यू रहेगा। ये बात, ये पॉइंट हमसे कहना चाह रहा है। सर अभी भी समझ में नहीं आया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी जब रुकी हुई है, उसके ऊपर उस टाइम जितना चार्ज है उतना ही चार्ज अगर हम उस बॉडी को मूव करा दें तब रहेगा। यानी अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उस टाइम जितना चार्ज उसके ऊपर है, अगर वो मूव करेगी तो भी उतना ही चार्ज उसके ऊपर रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब जितना चार्ज है उतना ही चार्ज मूवमेंट करने पर रहेगा। मतलब अगर कोई बॉडी को हम मूव करा दें तो उसका चार्ज चेंज नहीं होने वाला है, चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब सर ये बात आप क्यों बता रहे हो? क्या किसी बॉडी का मूव करता है? मास मूव करता है। मास जो होता है किसी भी बॉडी का जो भार, वो मूव करता है। आपने फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा ना कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक ब्लॉक है जो कि m मास का है, अगर हम उसको मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने एक्सेलरेशन के काफी सारे केसेस देखे होंगे, उनके अंदर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, इवन कराई भी नहीं जाती है, ठीक है। वो एक छोटा मोटा केस होता है, इसलिए इसके बारे में बात करी नहीं जाती है ज्यादा, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। एक फॉर्मूला होता है, वो होता है m इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वेरिएंस ऑफ मास से रिलेटेड, कि मास कैसे वेरी करता है। जब अपने पास कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, m मास की, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, और मान लो वही m मास की बॉडी है उसको अगर मैं मोशन में ला दूं, उसको मैं मोशन में ला दूं v वेलोसिटी देकर, और इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो इस टाइम जो मास है रेस्ट के टाइम में और वेलोसिटी के टाइम में जो मास है वो सेम नहीं रहते हैं। इसके मास के अंदर एक हल्का सा इंक्रीज आ जाता है जब हम किसी बॉडी को मूवमेंट देते हैं, बट चार्ज के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसा रेस्ट के अंदर चार्ज है वही जो चार्ज है वो मोशन के टाइम में रहेगा। अब सर इस टाइम में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी जिसका मास m है उसको हम रेस्ट में रखते हैं, उसके टाइम मान लो जो अपने पास मास है उसको हमने m नोट मान रखा है, अगर हमने उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी ना, तो उसका ये जो मास है ये हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम होता है, तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं। सर किस तरह से इंक्रीज करता है ये बात करते हैं। हमने उस बॉडी को क्या किया सर, मोशन दिया v वेलोसिटी से, हमने v वेलोसिटी से इसको मूव किया। फॉर्मूला क्या है सर, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये अपने पास है मूविंग मास, जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम का मास। m नॉट अपने पास होता है सर रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में थी, जीरो पे थी, जीरो वेलोसिटी के साथ थी, उस टाइम में उसका क्या मास था, ये रेस्ट मास m नॉट बाई ये जो v है ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ये क्या सर, लाइट की स्पीड है c। ये v चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, हम क्या किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट जितनी वेलोसिटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। लाइट की स्पीड जितनी नहीं दे सकते? हाँ सर। मतलब ये बहुत छोटा और ये सी स्क्वायर बहुत बड़ा? हाँ सर। और ये जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आने वाली है। एक तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि दोनों आपस में एकदम कंपेरेबल नहीं है। जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि अपने पास ये वेलोसिटी जीरो यानी कि रेस्ट के अंदर नहीं है। अगर रेस्ट में होता तो यहाँ पे हम जीरो लिखते, ये पूरी की पूरी टर्म एक आ जाती और m इक्वल टू m नॉट यानी कि मास रेस्ट का हो जाता, m इक्वल टू m नॉट, रेस्ट मास अपने पास आ जाता। लेकिन यहाँ पर मूव तो कर रही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है। वेलोसिटी बाई सी स्क्वायर जब हम करेंगे तो अपने पास पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब ये पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये इस एक में से घटेगी, तो वो क्या वैल्यू कुछ अपने पास 0 पॉइंट समथिंग 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 करके आएगी। हाँ सर। उसका अंडर रूट लेने पर भी? हाँ जी सर। जब हम उसको m नोट से डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू है ये m नोट से थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी आंसर, यानी ये जो मास अपने पास आंसर आएगा वो थोड़ा सा m नोट से ज्यादा आ जाएगा। और यही बात मैंने यहाँ पर बोल रखी है कि जब हम किसी बॉडी को रेस्ट में रखते हैं और फिर हम उसको मूव करते हैं तो मूव करने वाला उसका जो मास है वो रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट चार्ज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज वेरी नहीं करता है वेलोसिटी के अंदर।
अकॉर्डिंग, यानी जब हम किसी बॉडी को वेलोसिटी देंगे तो उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना उसका चार्ज रेस्ट के टाइम में था उतना ही उसका चार्ज मूवमेंट के टाइम में रहेगा, मोशन के टाइम में रहेगा। क्या आपको इन वेरिएंस ऑफ चार्ज समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, अगला जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं चार्ज का, वो कुछ इस तरह से है कि अपने पास मान लो कोई चार्ज Q है, हम इसके अंदर 3 केसेस देखते हैं। चार्ज Q अगर अपने पास है, अगर हम या तो इसको रेस्ट में रख दें, चलाए ही ना, तो ये क्या करेगा? अगर अपने पास ये जो चार्ज Q है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट स्पीड से चलाएं तो क्या होगा? और अगर हम इसको एक्सेलरेट कर दें, यानी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो ये चार्ज Q किस तरह से बिहेव करेगा, क्या काम करेगा? अगर हम इस चार्ज Q को रेस्ट में रख दें तो ये एक काम करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस चार्ज Q को रेस्ट में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हाँ जी सर। अगर हम इसको मोशन में ला दें और इसकी हम वेलोसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। हाँ जी सर, वेलोसिटी या फिर स्पीड को हम क्या कर दें, कांस्टेंट स्पीड से अगर सर ये मूवमेंट करे तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। कैसे सर? कांस्टेंट अगर जा रहा है तो, कांस्टेंटली मूव कर रहा है तो। और अगर हम इसको एक्सेलरेट कर दें, एक्सेलरेट कर दें, यानी कि वेलोसिटी जो है इसकी ये क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी कि एनर्जी उत्सर्जित करेगा, एनर्जी निकालेगा। जिसकी और किसके फॉर्म में निकालेगा सर एनर्जी? इन फॉर्म ऑफ EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा वो अपने पास चार्ज। यानी अगर हमने किसी चार्ज को क्या कर रखा है सर, रेस्ट में रख रखा है, तो वो चार्ज क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ हमने मूव करा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमने उसको वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हमने एक्सेलरेट कर रखा है तो वो क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनेगा। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई चार्ज की? हाँ जी सर आ गई। और ये देखो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या फिर नोट्स के अंदर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो हमने चार्ज की अब तक कितनी प्रॉपर्टी देखी सर? 5 प्रॉपर्टी हमने अब तक पढ़ ली है चार्ज की। इसके अलावा और कितनी प्रॉपर्टी सर? और 4 और प्रॉपर्टी है, 3 या 4 और है। अगली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है, पहली बात तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है सर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट चार्ज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। हाँ जी सर। इस चार्ज की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बिल्कुल सर, स्मॉलेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। अच्छा, एक प्रोटॉन पर भी चार्ज बता देता हूँ, वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। क्या आपको ये बात पता है? हाँ जी सर। इसका सर क्वांटाइजेशन से क्या लेना देना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी is
इंटीजर मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के या फिर जो फंडामेंटल चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी उसके जो इंटीजर नंबर्स आते हैं जैसे कि 0 1 2 3 इस तरह से, उनका सर इंटीजर मल्टीपल होता है, उनका मल्टीपल टाइम्स होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन, 0 इंटू इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होता है n इलेक्ट्रॉन या फिर फंडामेंटल चार्ज आप लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस n। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी ये जो इंटीजर नंबर n है इसका मल्टीपल होता है। ये n इंटू ई ही तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यहां पर ये जो n है ये कोई भी इंटीजर नंबर है। n क्या है सर? इंटीजर नंबर। जैसे अपने पास हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करके, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है सर? कोई भी इंटीजर नंबर होते हैं। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर 0 चार्ज है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 0 इंटू ई लिखोगे। 0 इंटू क्या होता है सर? 0। यानी उस बॉडी पर चार्ज क्या है? 0। वो बॉडी क्या है? अनचार्ज है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर। किसी बॉडी के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप n इंटू ई की जगह 1 इंटू ई लिखोगे तो उस बॉडी पर क्या चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो हर एक बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल को ही इंटीग्रल मल्टीपल बोला जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 देख ली है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के 6 से 7 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से, द चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रहता है। ये पॉइंट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कंडक्टर क्या होता है, और कंडक्टर के साथ में एक और टर्म होती है, वो होती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो मूव करने के लिए। अगर किसी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? कंडक्टर बोल देंगे। और जो नहीं करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? इंसुलेटर बोल देंगे। तो इंसुलेटर क्या है सर? कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन ना हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का फर्क समझ में है? हाँ सर। तो अब आप पॉइंट नंबर 8 को समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 8 कुछ इस तरह से है, द चार्ज रिसाइड्स यानी रहता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो चार्ज है वो किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहता है, आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पे रहता है। अब सर आउटर सरफेस पे क्यों रहता है? आउटर सरफेस पे क्यों रहता है ये बताने के लिए एक तो सबसे पहले मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मार्कर चेंज कर लिया। इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमने मान लो कोई भी अपने पास एक कंडक्टर है, एक बॉडी है। ये मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया, कंडक्टिंग स्फीयर मैंने ले रखा है। ये अब स्फेरिकल शेप का है नहीं, बट आप मान लो, चलो इसको मिटाकर बनाते हैं, एक बढ़िया वाला स्फीयर बनाते हैं, एक रसगुल्ला बना लेते हैं, रसगुल्ला। ये हमने एक कंडक्टर बना लिया। वाह क्या बनाया है, ठीक है। तो ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर मान रखा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है ये कंडक्टर। हमने मान लो इस कंडक्टर को कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हमने इस कंडक्टर को कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और ये जो अपने पास पॉइंट नंबर 8 है, ये हमसे कह रहा है कि हमने ये जो इसको पॉइंट, ये जो हमने इसको चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज है ये इसकी आउटर सरफेस पर, ये इसकी सरफेस है, सरफेस की आउटर साइड यानी कि यहां पर रिसाइड करता है ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसके आउटर सरफेस पर ये जो चार्ज है ये रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पर ये चार्ज रहता है। अब सर क्यों रहता है, इसका रीजन बताओ। इसका रीजन कुछ इस तरह से है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, मान लो हमने किसी कंडक्टर को इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दिया,
तो इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल होंगे। हाँ सर, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। पॉजिटिव चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल इस तरह से होंगे, इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव अपने पास होंगे। हाँ सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस तरह से करके अपने पास होगा एक कंडक्टर। हाँ सर, अब ये जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये सारे पॉजिटिव है? क्या ये सारे सिमिलर चार्जेस है? हाँ सर, और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये इसको क्या दूर धकेलेगा? हाँ सर, ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस ऊपर वाले को दूर धकेलेगा, और ये क्या पॉजिटिव चार्ज इस ऊपर वाले को दूर धकेलेगा, और ये क्या इसको साइड में धकेलेगा। हाँ सर, तो हर एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और फाइनली ये जो चार्जेस है जो कि सिमिलर है एक दूसरे के, क्योंकि हमने उसको एक ही चार्ज दिया, सिमिलर चार्ज दिया, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। ये एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर रह सकते हैं उतने ज्यादा दूर रहेंगे, यानी ये एक दूसरे के दुश्मन है, और दुश्मन एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर रह सकते हैं उतने दूर रहते हैं। तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं, और किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जितने दूर ये रह सकते हैं वो इसके आउटर सरफेस है, वो इसके आउटर सरफेस है। क्योंकि अंदर कहीं पर होंगे तो और ज्यादा रिपेल करके एक दूसरे को बाहर लेकर आ जाएंगे, और बाहर इससे ज्यादा बाहर कहां पर जाएंगे, फिर तो ये इस बॉडी से ही बाहर चले जाएंगे। फिर हमने बॉडी को चार्ज क्या दिया है ना, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर को अगर हमने चार्ज दिया है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या फिर मान लो मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया होता, तो सारे कुछ नेगेटिव होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज माइनस माइनस अपने पास होते हैं। तो हर एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव को रिपेल करता। क्यों करता? क्योंकि सर दोनों के दोनों डिसिमिलर है, सिमिलर, दोनों के दोनों सिमिलर है। हाँ सर, दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और जब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों सिमिलर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये सारे चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, और किसी भी कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस यही है कि इसके आउटर सरफेस पर जाकर रह सके। सो चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहां पर रहता है? किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहता है। क्या आपको ये बात समझ में? मैंने क्या बोला? अगर आपको ये बात समझ में नहीं है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। मैंने ये बात बोली कि जो चार्ज है वो किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रहता है। अब सर आपने मुझसे सवाल पूछा कि आउटर सरफेस पर ही क्यों रहता है, तो मैंने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया कि मान लो मैंने किसी कंडक्टर को एक चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, तो वो क्या उस चार्ज के अंदर, उस एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। हाँ सर, इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। हाँ जी सर, तो हर एक पॉजिटिव जो अपने पास पार्टिकल है, हर एक पॉजिटिव पार्टिकल, क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। ये देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर हम नेगेटिव का केस ले तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर? रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर चार्जेस। सिमिलर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना चाहेंगे, और किसी भी कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम दूरी पर उसकी इस आउटर सरफेस तक ही रहा जा सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि जो अपने पास चार्ज है ये कंडक्टर के आउटर सरफेस पर क्यों रहता है? हाँ जी सर, समझ में आई। और इसी का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है जो कि नेट के अंदर आ सकता है, वो ये है कि अगर हमने कोई सोप बबल ले रखा है, सोप बबल साबुन का हमने बुलबुला ले रखा है, मान लो उसको हमने मान लो कोई पॉजिटिव या फिर हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो उस बबल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? उसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीट के अंदर असर्शन रीजन के अंदर पढ़ सकता है, आई थिंक शायद प्रीवियस ईयर के अंदर आया भी था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर कोई सोप बबल हो, यानी कि साबुन का बुलबुला हो, हमने उसको कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दे रखा है, तो उसके रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके रेडियस पर आपको भी पता है कि क्या फर्क पड़ेगा, कि हमने मान लो उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल, वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। दूर धकेलेंगे तो क्या वो यहां पर इस तरह से आकर रहने लगेंगे? हाँ सर। या फिर यूं कह दो कि एक दूसरे जब वो दूर दूर जाएंगे तो क्या इसकी ये जो इसकी जो आउटर सरफेस होती है उस बुलबुले की, क्या ये उसको भी दूर दूर धकेलेंगे? हाँ जी सर, धकेलेंगे। अब जब ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सोप बबल है इसकी थोड़ी सी रेडियस बढ़ जाती है, थोड़ा सा ये जो सोप बबल है ये बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सोप बबल बड़ा हो जाता है। अब कोई बोले, कई बार जो स्टूडेंट है वो क्या कर देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर रेडियस बढ़ रही है तो नेगेटिव की वजह से घट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव चार्ज के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव के पार्टिकल, हाँ जी सर, क्योंकि सिमिलर पार्टिकल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब वो दूर दूर जाना चाहेंगे। हाँ सर, तो सोप बबल के क्या कर देंगे? रेडियस बढ़ा देंगे, सोप बबल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सोप बबल का केस जनरली लिया जाता है कि अगर हम किसी सोप बबल को थोड़ा सा क्या कर दें? चार्ज दे दें, तो उसके अंदर क्या होगा? अब क्योंकि हमने उसको मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है या फिर नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो उसके अंदर उस चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल होंगे। हाँ सर, मतलब या तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर सारे के सारे नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? क्योंकि सिमिलर चार्जेस तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। हाँ जी सर, रिपेल करेंगे। और जब वो दूर धकेलेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एकदम दूर दूर रहना चाहेंगे, तो क्या
इसकी वजह से ये जो अपने पास सोप बबल है उसकी आउटर रेडियस यानी उसकी जो बाहरी सरफेस है वो भी थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी और सोप बबल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट आया समझ? हाँ जी। तो मैंने आपको इसका एक ये पॉइंट भी समझा दिया है कि जो चार्ज है वो कंडक्टर की आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पर रहता है। अच्छा, अगर कोई नॉन कंडक्टर हो तो सर, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, तो उसके अंदर रहता है, उसके आउटर सरफेस पर नहीं रहता है। अगर होलो होगी तो उसके आउटर सरफेस पर रहेगा, बट अगर वो एक सॉलिड है तो उसके अंदर रहेगा। ये बात आपको पता चलेगी जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर, जब मैं आपको क्या बोलते हैं जिसको, स्फीयर वाले केसेस बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बात बोली है ये अगर नए स्टूडेंट को पता नहीं, चलिए अभी के लिए भूल जाओ, जो ड्रॉपर है उन्हीं के काम की थी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नवी प्रॉपर्टी की, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। चार्ज लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट्स हमसे यह कहता है कि हमने मान लो किसी कंडक्टर को कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। अगर वो जो कंडक्टर है अगर वो यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसा है, जैसे मैंने ये मान लो एक सर्कल बना रखा है, एक मैंने स्फीयर बना रखा है, ये तो हर तरफ से एक जैसा है, हाँ सर। तो अगर इसके आउटर सरफेस पर वो चार्ज रहेगा तो क्या वो इस तरह से आपको दिखेगा? क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हाँ सर, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान तरीके से, देख लो सबके अंदर एकदम बराबर चार्ज हुआ है सर डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी सर। तो अगर यूनिफॉर्म शेप का है अपने पास कंडक्टर, एकदम सही सही है, कोई भी उसके अंदर गड़बड़ नहीं है, एक जैसा है, एक समान है, तो इसके अंदर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी यूनिफॉर्मली हो जाएगा। अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म। अगर मैं बोलूं कि ये इस तरह से ना होकर कुछ इस तरह से होता, ये कंडक्टर अपना इस तरह से होता, तो इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता सर? इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज जाएगा तो आउटर सरफेस पर ही, हाँ जी सर, आउटर सरफेस पर ही जाएगा। इसके अंदर चार्ज कुछ इस तरह से बनता। क्या इस पूरी बॉडी के अंदर चार्ज एक जैसा है? पहले ये बताओ, पूरी बॉडी के अंदर चार्ज एक जैसा? हाँ सर, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ सर। क्या इस बॉडी के अंदर चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है? क्या हर जगह एक जैसा है? सर यहां तक तो एक जैसा है, लेकिन यहां पर चार्ज कुछ ज्यादा है। ध्यान से देखो, यहां हर जगह चार्ज है और यहां इतने पॉइंट के अंदर चार्ज है। क्या इतने पॉइंट के अंदर आपको बाकी पोर्शन के कंपेरिजन में थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ज्यादा लग रहा है? हाँ सर। तो अगर कोई पॉइंट शार्प हो, अगर कोई पॉइंट शार्प हो इस तरह से अजीब सा पॉइंट हो, उसके अंदर से जो चार्ज है, उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है। यहां पर चार्ज की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। अब यहां पर चार्ज की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है, तो यहां से वो चार्ज धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पॉइंट बोला जाता है कि चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जनरली पूछा भी नहीं गया है मेरे अकॉर्डिंग, बट हो सकता है कई बार पूछ ले जाए, इसलिए थ्योरी पॉइंट के अंदर मैं इसको रख रहा हूं कि चार्ज लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट। ये शार्प पॉइंट है तो यहाँ पर देखो आपको चार्ज बाकियों के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा चार्ज क्या होना स्टार्ट हो जाता है? लीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि चार्ज लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट। तो यहां पर मैंने आपको चार्ज की सारी प्रॉपर्टी बता दी है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहां पर अपनी फिनिश होती है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दिया था सोप बबल वाला। और अब हम करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो इसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चार्जिंग के अंदर अपने पास 3 टाइप के मेथड्स आएंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक मेथड है इंडक्शन, एक है कंडक्शन और एक है फ्रिक्शन। सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन कि कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक चार्जिंग की ऐसी प्रोसेस होती है, कोई भी जो दो बॉडी है उनमें से एक चार्ज होती है अपने पास और दूसरी होती है अनचार्ज। दोनों की दोनों बॉडीज क्या होती है? कंडक्टिंग होती है, जो कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो कोई भी जो अपने पास मान लो दो कंडक्टिंग बॉडी है, उनमें से एक बॉडी के पास मान लो क्या है सर? चार्ज है और दूसरे के पास नहीं है। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी क्या है? अनचार्ज है। एक बॉडी चार्ज, दूसरी अनचार्ज। अगर मैं उन दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेकर आ गया, यानी दोनों को मैंने चिपका दिया, टच करवा दिया, तो वो जो अनचार्ज बॉडी है उसके अंदर चार्जिंग बॉडी में से कुछ ना कुछ चार्ज चला जाएगा और दोनों की दोनों बॉडी क्या हो जाएगी सर? चार्ज हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हेन वी टच एन अनचार्ज्ड conducting
body with a charged conducting body, the charge transfers from charged टू अनचार्ज्ड। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है, जिसके अंदर एक के पास चार्ज होता है जो कि चार्ज होती है, दूसरी क्या होती है अनचार्ज होती है। दोनों के दोनों बॉडी क्या होती है कंडक्टिंग, है ना। अगर मैंने इन दोनों को आपस में चिपका दिया, दोनों को मैं क्या लेकर आ गया सर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया सर, व्हेन वी टच या फिर व्हेन वी पुट देम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दोनों को मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेकर आ गया, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज चला जाता है, यानी दोनों की दोनों बॉडी क्या हो जाती है सर, चार्ज हो जाती है। जैसे मान लो मैंने एक रोड दे रखी है ये, जो कि क्या है सर पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और मैंने मान लो ये एक स्फीयर ले रखा है जो कि क्या है अनचार्ज है, अनचार्ज है। अब मैं अगर इस रोड को इससे चिपकाऊंगा, इस तरह से करके इस रोड को इससे चिपकाऊंगा मैं, ये मेरे पास मान लो ये एक स्फीयर है, इसको मैंने रोड को मान लो इसे चिपका दिया, तो ये जो स्फीयर है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सर, चार्ज हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर, दोनों की दोनों बॉडी क्या है सर, कंडक्टिंग है, ठीक है। अब मैंने मान लो क्या किया कि ये जो रोड है इसको इससे हटा लिया, क्या चार्ज हट जाएगा? नहीं हटेगा। ये रोड भी अपने पास पॉजिटिवली चार्ज रही, हाँ जी सर, और ये जो अपने पास कंडक्टिंग बॉडी दूसरी थी, ये जो स्फीयर, ये भी अपने पास सर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ही रह गई। तो अपने पास हमने क्या किया, एक दो हमने कंडक्टिंग बॉडी ली, एक हमने चार्ज ली, एक अनचार्ज ली, दोनों को हमने क्या किया सर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेकर आए, यानी कि हम उनको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज चला जाएगा। अगर हम फिर दूसरी बॉडी को हटा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बॉडी चार्ज ही रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक काम करता हूं, इसको मिटाता हूं। इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है सर, व्हेन वी पुट एन अनचार्ज्ड बॉडी नियर अ चार्ज्ड बॉडी, then the charge of charged body creates charge in uncharged बॉडी। यानी कि मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, कि मान लो मेरे पास दो बॉडी है, एक के पास चार्ज है, एक के पास चार्ज नहीं है। अगर मैं दोनों को कनेक्ट ना करूं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना लाकर अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी के पास में रख दूं, तो वो जो चार्ज्ड बॉडी है उसकी वजह से वो जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज बन जाता है। यानी कि जो चार्ज बॉडी है उसके द्वारा अनचार्ज बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया जाता है। अब सर किस तरह से किया जाता है? मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि है अनचार्ज, दूसरी बॉडी मेरे पास मान लो मैंने इसके पास में रखी, जिसके पास मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या सर? पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉडी के पास है पॉजिटिव चार्ज और ये अनचार्ज है। मैंने दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लाया, दोनों को मैंने चिपकाया नहीं है, दोनों को मैंने पास में रखा है, दोनों को मैंने पास में रखा। तो क्या होगा सर? तो इसकी वजह से ये बॉडी तो मान लो पॉजिटिव ही रही थी जो पहले थी, हाँ सर, इसकी वजह से ये जो दूसरी बॉडी है इसके अंदर ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इसके ऑपोजिट चार्ज इसकी तरफ क्रिएट हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर ये पॉजिटिव था तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाँ सर। और इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी कि ये जो दूसरी वाली डायरेक्शन है इसके अंदर चार्ज्ड बॉडी वाला चार्ज यानी कि पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इससे दूर, और चार्ज्ड बॉडी के पास की तरफ क्या आ गया सर? इसका उल्टा चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब सर इस बॉडी के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके ये तो सर अनचार्ज ही रह जाएगी। क्या कर रहे हो आप? आपने क्या चार्ज दिया है? मैं एक काम करूंगा, ये जो दूसरी तरफ जो चार्ज आया है ना इसकी तरफ मैं मान लो क्या कर दूंगा? अर्थिंग कर दूंगा।
एक तरफ मैंने अर्थिंग कर दी तो ये वाला जो चार्ज है ये पूरा का पूरा जमीन में चला गया, जमीन ने इस चार्ज को खींच लिया। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज बचेगा इस तरफ वाला, ये जो अपने पास एक चार्ज बचा है यही इस बॉडी के अंदर बचेगा, यही इस बॉडी के अंदर बचेगा। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के हम पास लेकर आए, तो ये जो अनचार्ज बॉडी है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, कुछ ना कुछ चार्ज बना। चार्ज बॉडी के पास में इसका ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव बना और इससे दूर इसके जैसा चार्ज यानी कि पॉजिटिव बना। पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया सर, इसकी हमने अर्थिंग कर दी, इसको हमने जमीन में भेज दिया, तो अपने पास इस बॉडी के अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, जो कि अपने पास इस बॉडी के अंदर बन चुका है। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मैं पॉजिटिव ना लेकर अगर इस तरफ मैं क्या लेता, नेगेटिव चार्ज लेता, हाँ, और साथ में मैं क्या करता, एक अनचार्ज बॉडी लेता, अनचार्ज, तो बताओ क्या होता, ये बॉडी तो नेगेटिव ही रहती जो पहले से नेगेटिव, हाँ सर। इसके जो पास वाली बॉडी है इसके अंदर क्या होता, अनचार्ज के अंदर नेगेटिव की तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनता, हाँ जी सर, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता, हाँ सर, और इससे उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज बनता, ये देखो नेगेटिव चार्ज बन गया। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ सर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली साइड है इस तरफ से हमने क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी, हाँ जी सर, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने पर ये नेगेटिव चार्ज किधर चला गया, जमीन में चला गया, और अपने पास क्या बना, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्या आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ जी सर। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। जो बॉडी चार्ज है, इसके चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ना इसका चार्ज बढ़ता है ना घटता है, जितना था पहले उतना ही रहता है, जितना इसका चार्ज था वही रहता है। ओके। और ये जो अपने पास बॉडी जो पहले अनचार्ज थी इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होगा, हाँ सर। ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ये चार्ज बॉडी के या तो इसके जितना हो सकता है या फिर इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, चार्ज बॉडी से ज्यादा नहीं जा सकता इसका चार्ज। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। ये भी बेसिक थ्योरी के पॉइंट होते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दो बॉडी होती है अपने पास, एक होती है इंड्यूसिंग बॉडी जो कि इसको इंड्यूस कर रही है, और दूसरी होती है इंड्यूस्ड बॉडी जो कि इंड्यूस हो रही है, यानी कि अनचार्ज बॉडी जिसके अंदर इंडक्शन हो रहा है। तो एक बॉडी होती है इंड्यूस्ड बॉडी और एक होती है इंड्यूसिंग बॉडी। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ सर। तो हमने क्या किया, एक बॉडी हमने ली जो कि चार्ज थी, एक अनचार्ज थी। चार्ज से अनचार्ज के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज का क्या हुआ सर, इंडक्शन हुआ, हाँ सर। तो चार्ज इसके अंदर बना दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव बना, और इसके विपरीत डायरेक्शन में यानी उसकी उल्टी दिशा में क्या बना सर, इस पॉजिटिव के जैसा चार्ज बना। जो अपने पास पॉजिटिव के जैसा जो चार्ज बना इसकी तरफ हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, यानी कि हमने दोनों में से एक चार्ज को खत्म कर दिया, और अपने पास इस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई एक चार्ज बचा है, यानी हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन कर दिया। क्या आपको दूसरा तरीका समझ में आया, हाँ सर। चार्जिंग का दूसरा तरीका भी हमको समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखते हैं, तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग का तीसरा मेथड। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इसका नाम लिख देते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये होता है व्हेन वी रब टू बॉडीज, व्हेन वी रब टू बॉडीज, यानी कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, आपस में हम उनको रगड़ते हैं, आपस में किसी भी दो बॉडी को हम रगड़े या फिर उनको हम रब करें, तो उन दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर कुछ ना कुछ हो जाता है, वो भी मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। मान लो मेरे पास कोई एक चीज है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, दूसरे के पास चार्ज है, या तो उसको मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाऊंगा, अगर वो कंडक्टिंग है तो वो क्या होता है सर, कंडक्शन। अगर मैं उनको पास पास में रखूं, चार्ज इंड्यूस होगा, वो क्या है, इंडक्शन। अगर मैं उन दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ूंगा, इस तरह से रब करूंगा, तब जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है इसके अंदर, एक होता है ग्लास रोड प्लस सिल्क ड्रेस, यानी सिल्क से बनी हुई ड्रेस और साथ में ग्लास की रोड। अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो ये जो ग्लास की रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो अपने पास सिल्क की जो ड्रेस है इसके अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम वुलन क्लॉथ यानी कि ऊन से बना हुआ ड्रेस लें, वुलन क्लॉथ, और साथ में हम क्या ले सर, एम्बर ले लें, ये भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर है, दोनों के दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर है। अगर हम एम्बर और वुलन क्लॉथ ले लें तो सर क्या होगा, वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वुलन क्लॉथ के ऊपर क्या रहेगा सर, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और एम्बर के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव, एम्बर के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ जी सर समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा कैट यानी कि बिल्ली की स्किन
और साथ में हम क्या करें सर, एबोनाइट को भी रब करें, कैट की स्किन को और एबोनाइट को हम रब करें, तो इनके बीच में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से कैट की स्किन पर क्या आ जाता है सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, और ये जो एबोनाइट की जो रोड होती है इसके ऊपर भी क्या आ जाता है सर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एबोनाइट पर नेगेटिव, कैट की स्किन पर पॉजिटिव। अगर ग्लास की हम रोड लेंगे, साथ में हम क्या लेंगे, सिल्क की ड्रेस लेंगे, तो ग्लास पर पॉजिटिव, सिल्क पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वुलन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और साथ में अपनी ये जो एम्बर है इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। वुलन पे पॉजिटिव, एम्बर पे नेगेटिव। क्या आपको ये सारे एग्जांपल याद? अच्छा, ये याद रखना होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर हर एक को एक्सप्लेन कर रखा है एकदम डायग्राम को देकर, बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको भी ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्या आपने ये तीनों चीजें याद कर ली? हाँ जी सर, तीनों चीजें याद कर ली। अच्छा, आपको एक चीज बतानी थी, एक कंपैरिजन होता है चार्ज और मास के बीच में, एक कंपैरिजन होता है चार्ज और मास के बीच में, कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं। क्योंकि आपको एक बात पता होगी, अगर आप एक ड्रॉपर है तो, या फिर आपने क्लास 11th पढ़ी है तो, और फिर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो, कि क्लास 11th का एक चैप्टर होता है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट उसके सिमिलर होता है। उसके अंदर है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास से रिलेटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्ज से रिलेटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, जो कि मास से रिलेटेड, और ये चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन वाली स्टडी करनी होती है। तो ये हमने इस तरफ लिखा मास, और एक तरफ हमने क्या लिखा, चार्ज लिखा। मार्कर चेंज करते हैं और दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। एक हमने क्या लिखा सर, चार्ज, और एक हमने क्या लिखा, मास। मास के बारे में हम बोलते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसकी वजह से ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है मास। मास की वजह से जो भी फोर्स होगी वो ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव। मास की वजह से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखी होगी, Fg इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ओके सर, और इसकी वजह से बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स चार्ज की वजह से बनती है। और चार्ज की वजह से वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम Fe से लिखेंगे, जो कि होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, दो चार्जेस की वजह से बनता है। या रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों टाइप का हो सकता है। डिटेल में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस कि सर मास की वजह से जो फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और साथ में रिपल्सिव भी होता है। दूसरा जो डिफरेंस है, मास ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी। नेगेटिव तब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो, और पॉजिटिव तब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो। ओके सर। तीसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताया था। हाँ जी सर। मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड नहीं होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। और एक मैंने आपको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, उस टाइम पे मैंने मास से कंपेयर किया था कि चार्ज डज नॉट, चलो इसको इस तरह से लिखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। या फिर आप मास के अंदर क्या लिख सकते हो, मास चेंजेस व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। यानी कि रेस्ट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो रेस्ट के टाइम में जितना मास था उतना मास मूवमेंट के टाइम में नहीं रहेगा, चेंज करेगा, या फिर यूं बोल दो कि इंक्रीज करेगा। बट चार्ज जो है ये इनवेरिएंट होता है, ये वेरी नहीं करता है, जितना रेस्ट के टाइम में था उतना ही मूवमेंट के टाइम में रहता है। और आप चार्ज के बारे में लिखो कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और जो मास है ये नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। हाँ जी सर। अच्छा, चार्ज के अंदर आप एक और चीज लिखो, चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी होता है सर फॉर्मूला। हाँ सर।
क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन क्या होता है सर? इंटीजर होता है। हाँ सर, जैसे 0 1 2 3 इस तरह से करके। ये जो एन है ना, इसकी वैल्यू कभी भी एन कभी भी क्या नहीं हो सकता, कोई डेसिमल नंबर के अंदर नहीं हो सकता। जैसे 2.5 10.1 11.2 इस तरह से करके कोई भी इस टाइप का नंबर नहीं हो सकता ये एन। एन ऑलवेज क्या होगा सर? इंटीजर होगा। एन ऑलवेज कोई इंटीजर वैल्यू, जैसे कि एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी इंटीजर वैल्यू ये एन अपने पास होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में? हाँ जी सर। अब अनऑफिशियली तो अपना लेक्चर यहाँ पर हो जाता है, बट मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम ऑफिशियली अपना ये लेक्चर फिनिश करेंगे। क्या आपको चार्ज से रिलेटेड सारे बेसिक समझ में आए? हाँ जी सर जी, सारी के सारे बेसिक हमको समझ में आ गए। अब आप तैयार हो कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूँ, आपको थोड़ा मजा आएगा, थोड़ी आपको फील आएगी कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट तो कर दिया है। कुछ क्वेश्चन करोगे आपको मजा आएगा कि हमसे क्वेश्चंस हिल तो रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस हिल तो रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हैं कि मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया सोप बबल वाला, वो तो अभी करवाना है नहीं, सोप बबल वाला क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड एक बड़ा शानदार क्वेश्चन होता है, उसकी बात करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यानी मैं आपको नीचे कुछ चार्जेस दूंगा, जिनमें से कौन सा चार्ज है जो कि पॉसिबल नहीं है एग्जिस्ट करना, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 माइनस 18। अगला है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नेक्स्ट है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20। और अगला है NOT, यानी कि नन ऑफ दिस, A B C और D। ये चार मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं। बस ये एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बताओ, अगर हमने किसी बॉडी को इस टाइप से हमने चार दे रखे हैं, आप बताओ कौन सा चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। हमने आपको चार टाइप के चार्जेस बता रखे हैं। आपको पता है कि चार्ज के क्वांटाइजेशन के टाइम में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, इस लेक्चर का एकमात्र फॉर्मूला। हाँ, एक वो इनवेरियंस ऑफ मास वाला तो था ही, मास के वेरियंस को लेकर कि रेस्ट मास बाय √1 माइनस v²/c², वो फॉर्मूला तो था ही, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस लेक्चर का। आप एकमात्र फॉर्मूला इसको बोल सकते हो। ये अपने पास चार्ज प्लस माइनस इंटीजर वैल्यू इनटू ई है ना। यहां पर आपको ये जो वैल्यू दे रखी है, ये आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है। हर एक की आप वैल्यू लिखकर देखो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस माइनस n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हाँ जी सर, 1.6 से 1.6 क्या कट जाएगा? हाँ जी सर, कट जाएगा। ये 10 की पावर माइनस 18, ये 10 की पावर माइनस 19, n से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे भेजूंगा तो 10 की पावर माइनस 18 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मैंने क्या बोला? ये जो n है इसके साथ में ये पूरा नंबर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ जी सर, कर रहा। 1.6 से मैंने 1.6 को कट कर दिया। यहां पर क्या बचा? 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू n इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये 10 की पावर माइनस 19 n के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। हमें n की वैल्यू तो निकालनी है, तो हम इस 10 की पावर माइनस 19 को इसके नीचे भेज देंगे। तो 10 की पावर 18 बाई 10 की पावर माइनस 19। अब 10 की पावर 19 ऊपर आकर क्या बनेगा? 10 की पावर 19 बन जाएगा। 10 की पावर माइनस 18 इंटू 10 की पावर 19। 10 की पावर माइनस 18 इंटू 10 की पावर 19 जब आप करोगे तो आपके पास बचेगा 10 की पावर 1 या फिर 10। n की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है सर? 10 आ चुकी है। और क्योंकि ये n क्या एक इंटीजर वैल्यू है, हाँ जी सर, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये जो है ये अपने पास एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये पॉसिबल है, ऐसा चार्ज पॉसिबल है, किसी बॉडी के ऊपर होना पॉसिबल है। दूसरा हम बोलते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n इंटू ई की अपने पास वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 को कट कर देगा, और n की अपने पास वैल्यू क्या बची? 1। n की पावर 1 भी क्या एक इंटीजर वैल्यू होती है? हाँ जी सर, होती है। मतलब ये जो चार्ज है ये भी किसी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, अब आपको निकालना है, ये थर्ड है अपने पास, इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से आपने 1.6 को कट कर दिया, n की वैल्यू आपके पास क्या आती है? 10 की पावर माइनस 20
बाय 10 की पावर माइनस 19। जब आप 10 की पावर 19 को ऊपर लेकर आओगे 10 की पावर माइनस 19 को, तो आपके पास बचेगा 10 की पावर माइनस 20 इंटू 10 की पावर 19। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा 10 की पावर माइनस 1। पता है ना किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है? नहीं पता है तो आप यार मेरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स देख लो, उसके अंदर मैंने एकदम डिटेल में आपको समझा रखा है। तो ये आपके पास क्या बचा 10 की पावर माइनस 1, जिसको हम 0.1 भी लिखते हैं, 0.1 भी लिखते हैं। आपके पास n की वैल्यू क्या आई? 0.1 आई। और मैंने आपको बोला था कि n की वैल्यू इंटीजर आएगी, कभी भी पॉइंट्स के अंदर और इस तरह से नहीं आ सकती। बट सर यहाँ पर तो आ गई है। मतलब ये जो चार्ज है, ऐसा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होना पॉसिबल है नहीं। ऐसा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होना पॉसिबल है ही नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, किसी भी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। बताया था ना? हाँ जी सर। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है? हाँ सर। और इससे भी छोटा नंबर है, देख लो 10 की पावर माइनस 19 बड़ा या 10 की पावर माइनस 20? 10 की पावर माइनस 19 बड़ा होता है और 20 छोटा। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इससे भी छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है दुनिया में? नहीं कर सकता। अब इस तरह से देखते इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, और अगर नहीं कर सकते थे तो इस तरह से आपने कर दिया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम ये तक रखेंगे। अपने मार्कर का ढक्कन भी नीचे गिर गया। तो ये वाला लेक्चर हम ये तक रखेंगे। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, परमिटिविटी वाला केस भी देखेंगे, और किस तरह से सुपर पोजिशन के क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर ये तक रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।